हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज जेकेएसबी। और भी पॉलिटी की एक और वीडियो है। पहले हमने प्रीएम्बल कंप्लीट कर लिया, अब फंडामेंटल राइट्स और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं और कुछ बेसिक फीचर्स भी हैं। तो अभी हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। ठीक है, देखो इसमें पूरी पॉलिटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज इंपॉर्टेंट, ये सब डीपीएसपी ये सब नहीं है तो हम पढ़ेंगे भी नहीं। सिलेबस पूरी तरह स्टिक करेंगे और ठीक है, क्योंकि पहले बेसिक सिलेबस कर लेते हैं, उसके बाद बाकी दिख जाएगा। ठीक, अच्छा तो अभी फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स देखो, कुछ फंडामेंटल और बेसिक राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हुए हैं एज अ सिटीजन्स। ये एलियंस एलियंस मतलब जिनके पास हमारी सिटीजनशिप नहीं है, इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, उनको इनमें से कुछ राइट्स हैं, कुछ नहीं है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। लेकिन हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, जिनका इंडियन सिटीजनशिप है, उनके पास ये हक हैं, ये राइट्स हैं, वो इनके लिए किसी भी टाइम कोर्ट के दरवाज़ा खड़खड़ा सकते हैं। ठीक, तो चलो इनके बारे में थोड़ा बेसिक्स पहले देखते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? देखो फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड। ठीक, पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। ठीक, ये हमने कहाँ से लिए हैं? हमने यूएस से लिए हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट थे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे हैव बीन एडेड विद विच अमेंडमेंट एक्ट, तो फिर आंसर नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये ओरिजिनली प्रेजेंट थे। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी उसके अंडर आए थे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंडर आ गए थे। ठीक है, तो ये ओरिजिनली थे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, ये पता लग गया। अच्छा, ये फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं? जस्टिसिएबल। अब जस्टिसिएबल का क्या मतलब? जस्टिसिएबल का मतलब है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खड़खड़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे डीपीएसपी होता है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़। भैया ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो हर स्टेट को अपनी जो इकोनॉमिक मतलब इनकी डेवलपमेंट जो बजट है उसका जब बनाना है, कि अपनी मतलब अपनी स्टेट की जब ग्रोथ देखनी है, तो कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको उनको उसका पालन करना पड़ेगा। ठीक है, दे हैव टू अबाइड बाय दोज गाइडलाइंस। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है, लेकिन वो जस्टिसेबल नहीं है, वो नॉन जस्टिसेबल है। क्यों? क्योंकि क्या पता कि स्टेट के पास इतना बजट नहीं है कि वो हर ग्राम पंचायत को इतना सस्टेन बना सके कि वो उसकी जो हर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो भी हैं उनको सस्टेन कर सके। तो डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल हैं। जस्टिसेबल का मतलब कि अगर कोई पंगा पड़ता है, अगर कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम, जिसको अगर किसी सिटीजन को ऐसा लगता है कि हाँ भाई जस्टिस हमारे को इसका हमारा फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा, तो वो डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ठीक, समझ। बाकी ऐसे कोई भी तुम कोर्ट मतलब कोई भी तुम्हारे को फील होता है कि हमारे को हाँ हमारा ये हक मार रहे हैं, तो क्या होता है, तुम पहले हाई कोर्ट में जाते हो, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के केस में तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, समझ लगा कि नहीं लगा? ठीक, ये हो गया फंडामेंटल राइट्स का बेसिक। अब देखो इसमें कुछ केसेस है, बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ठीक है, जो इसके बारे में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं, तो उन केसेस को डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहले देखो, सब स्टार्टिंग में ना, जैसे शंकरी प्रसाद। ठीक, एक केस था शंकरी प्रसाद, ये था 1952 में। ठीक है, टिल सज्जन सिंह। ठीक है, सज्जन सिंह ये था 1965 में। इन्होंने इन केसेस में क्या नतीजा निकला? इन केसेस में निकला कि जो पार्लियामेंट है, जैसे मैंने बताया आपको कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368, आर्टिकल 360 के अंडर अब जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। तो इन्होंने इस शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस 1952 से 1965 तक यही इनके नतीजे निकले, ये पार्लियामेंट है कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड, अंडर आर्टिकल कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उसके बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें केस था वो था गोलकनाथ केस। ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 1967 में हुआ। ठीक है, उसमें ये बताया कि जो पार्ट थर्ड है, दिस कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक है, कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक, कि इसको अमेंड कर सकते, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। एक मतलब पार्ट 3 एक बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको अमेंड नहीं कर सकते, तुम बाकी किसी को अमेंड करो। तो पहले शंकरी प्रसाद केस में, शंकरी प्रसाद 1952 से लेके 65 तो जितने केस हुए, जैसे शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, ये इंपॉर्टेंट केस है रिलेटेड टू हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उसमें बताया कि पार्लियामेंट कर सकती है अमेंड अंडर आर्टिकल 368। गोलकनाथ केस में बोला 1967 में हुआ, इसमें बोला कि पार्ट थर्ड नहीं अमेंड हो सकता, अंडर 368 के अंडर भी ये अमेंड नहीं कर सकते। ठीक, फिर आपको पता है एक और इम्पोर्टेंट
केशवानंद भारती केस, ठीक है। इसमें 1973 में बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रियम्बल में भी वर्डिक्ट आई थी। अब बताना पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है क्या वर्डिक्ट थी प्रियम्बल के रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो पार्ट 3 है वो अमेंड हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी अमेंडेड ठीक है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी चेंज, ठीक। अब इसका क्या मतलब है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमारे को राइट ऑफ फ्रीडम है, फ्रीडम फॉर प्रेस एंड स्पीच, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उसमें क्या होगा कि आप ऐसे नहीं लिख सकते कि अमेंड हो गया और कल को बोले कि आपको अपनी मनमर्जी बोलने हक नहीं है, ठीक है। जैसे हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि हम कोई भी जो रिलीजन है उसको फॉलो कर सकते हैं, तो कल को कोई ऐसा रूल नहीं आ सकता, गवर्नमेंट कोई पार्लियामेंट ऐसा रूल नहीं ला सकती कि भाई हाँ भाई हर बंदे को हिंदू धर्म फॉलो करना पड़े या हर बंदे को इस्लाम फॉलो, या मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर जो बेसिक मतलब स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो सकता, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, ठीक। समझ लगा कि नहीं लगा, ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस है, बस यही 3 इंपॉर्टेंट केस हैं इसके फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल 13 है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है जुडिशियल रिव्यू मतलब जैसे पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ पास किया, अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया, ठीक है, अमेंडमेंट पास किए, तो हम जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जो जुडिशरी है बेसिकली वो उसको देख सकती है कि ये पार्ट 3 के अकॉर्डिंग है भी है, उनको कोई कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमारा आता है जुडिशियल रिव्यू, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 368 आपको पता ही है वो किसके लिए काम आता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर जुडिशरी को लगता है हाँ भी इन्होंने ऐसा कोई रूल निकाला जो पार्ट 3 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये उसको मतलब रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं, ये नील एंड वाइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ लगा कि नहीं लगा, ठीक। ये हो गया थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स क्या है, कहाँ से लिए मैंने बता दिया, थोड़े बहुत केसेस इंपॉर्टेंट केसेस, इनके अलावा कहीं बाहर से कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक। अब फंडामेंटल राइट्स पहले हमें पता लगे फंडामेंटल राइट्स, तब से फंडामेंटल करिए है क्या राइट्स। तो पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, ठीक। इसका हमने छः राइट्स हैं, तो हमने 6 मतलब ऐसे तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तो राइट ही राइट है, लेकिन हमने इनको 6 कैटेगरीज में वो किया हुआ है, मतलब डिवाइड किया हुआ है। तो राइट टू इक्वालिटी इसमें आता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। सेकंड राइट टू फ्रीडम, इसमें खुद आगे 6 मतलब सब इसके आगे भी इसमें 6 वो हैं पार्ट्स हैं, ठीक है। ये आता है आर्टिकल 19 से 22 तक। थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ये आता है आर्टिकल 23 से 24, ठीक। उसके फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, आर्टिकल 25 से 28, ठीक। फिफ्थ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, यह था आर्टिकल 32, ठीक। इतना समझ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ हमने नोटिस की होगी कि इसमें हमने एक आर्टिकल का जिक्र नहीं किया, क्या आप बता सकते हो कौन सा। हमने देखा कि इसमें सारे में हमने आर्टिकल्स के जितने भी आर्टिकल्स थे उनका हमने मतलब देखो 14 से लेके 18 तक, फिर 19 से लेके 22 तक, फिर 23 से लेके 24 तक, फिर 23 से 24, फिर 25 से लेके 28 तक, फिर 29 से लेके 30 तक, उसके बाद 32 आ गया, 31 नहीं आया। तो आपको पता 31 कहाँ गया नहीं। अच्छा इसका बाद, लेकिन ये जो हमारा लैंड का इस ये रिलेटेड दिस इज रिलेटेड टू जो लैंड का होता ना ओनरशिप। पहले लोग क्या करते थे, लोगों के पास ओरिजिनली क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में, लोगों के पास अपना हक था, ठीक है, कि हाँ जो ज़मीन है ये हमारी है, गवर्नमेंट की नहीं है। लेकिन इसमें अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है, और इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, जिसके तहत कि जो गवर्नमेंट जो है वो कभी इस पर आप अपना कोई राइट नहीं रख सकते, ठीक। गवर्नमेंट अगर किसी और काम के लिए चाहे तो आपका लैंड ले सकती है। नेशनल हाईवे बन रहा है, देखो कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट का काम होगा आप जगह लेनी ही आपको देनी ही पड़ेगी। दिस लैंड इज़ नॉट आवर्स, दिस लैंड इज़ गवर्नमेंट लैंड, ठीक।
ठीक है। तो अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये देख लो, राइट टू इक्वालिटी 1, 2 राइट टू फ्रीडम, राइट एक्सप्लॉयटेशन, इक्वालिटी जिस सब बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। हमारा एम्प्लॉयमेंट, अनटचेबिलिटी, ठीक है। टाइटल्स का एबोलिशन है वो है कि सारे एक बराबर हैं। फ्रीडम में आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। फ्रीडम ऑफ टू मूव हेयर एंड देयर इन द कंट्री, ठीक है। फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन, ठीक है। फ्रीडम फॉर मेकिंग यूनियंस एंड एसोसिएशंस, ठीक है। फ्रीडम टू रोम फ्रीली, ठीक है। बड़े हैं इसमें, 6 हैं इसमें। राइट है एक्सप्लॉयटेशन जैसे चाइल्ड लेबर, ठीक है। फिर जो क्या बोलते हैं ये चाइल्ड लेबर, और दूसरा था ट्रैफिकिंग, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक। राइट टू फ्रीडम रिलीजन, कौन सा रिलीजन है आपने अपनी मर्जी है प्रोपोगेट कैसे करना है, वो इसमें आ जाएगा। कल्चर एंड एजुकेशन, किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अगर लगता है कि उनका इंपॉर्टेंट कोई कल्चर है, कोई ऐसा जिसको बंदे को करना चाहिए, उसके लिए ये 29 to 30 है, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अगर कि बाई चांस अगर आपको इनमें आपके राइट्स को आपको अपने राइट्स नहीं मिलते तो उसका क्या रेमेडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके क्या रेमेडी है, उसकी रिट्स हैं, 5 तरह की रिट्स होती हैं, वो बताएंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आ गया फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक, समझ गए। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रॉम फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी, ठीक, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया राइट टू इक्वालिटी। नाम से पता लग रहा है कि पहला जो आर्टिकल इसमें आएगा आर्टिकल 14, उसमें है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको और भी बोलते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि कोई भी बंदा, ठीक है, लॉ से ऊपर नहीं है। एवरीवन इज़ ट्रीटेड इक्वली इन फ्रंट ऑफ लॉ, ठीक, कोई बंदा ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक। जैसे अब एक साइड गवर्नर, ठीक है, प्रेसिडेंट, ये कुछ एग्जेम्प्टेड लोग हैं, ठीक है, जैसे चीफ मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, कुछ एग्जाम्पशन है इनके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये भी ऐसे ही जैसे हर आम आदमी के लिए जो लॉ है वैसे इनके लिए, क्योंकि जब ये क्या बोलते हैं अपना इनका टेन्योर होता है, इनके खिलाफ कोई इनिशियल मतलब प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक है। ये पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता। तो ये एक्सेप्शन हैं। देखो हर जो भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना, उसमें एक्सेप्शन है ही है, सब में है, ठीक है। जैसे राइट टू मूव फ्रीली इन द कंट्री, ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट है कि आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे आप गवर्नर हाउस, ठीक है, आपका प्रेसिडेंट हाउस, ठीक है, आप CM हाउस, ये होता है, तो इसमें और ना जा सकते हो, तो ये भी एक्सेप्शन ही है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर जो लॉ है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें एक दो ऐसा फंडामेंटल राइट है जो इमरजेंसी के दौरान मतलब बंद नहीं होता, नहीं तो बाकी सारे इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगती है ना, बताऊँ मैं आगे, तो इमरजेंसी में सारे राइट चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, ये कोई राइट नहीं है फिर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैंने बता दी एक्सेप्शंस, जैसे इसमें एक्सेप्शन है, मैंने वो बता दिया कि राइट टू मूव फ्रीली। तब तो आप बोलोगे कि मैंने वही प्रेसिडेंट हाउस भी देखना है, मैंने गवर्नर हाउस में कहीं भी चाहता हूँ, मैं आर्मी कैंप्स में जाऊँगा, मैं तो मेरे पास फंडामेंटल राइट है। तो कुछ एक्सेप्शन हर एक राइट में होगी, समझ लगे। ये हो गया आर्टिकल 14, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। देखो आपको समझना है, अगर आप समझ गए ना, उसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएगा कि हाँ ये कौन सा राइट है, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ठीक, एक तो रिलीजन, ठीक है, कास्ट, रेस, सेक्स और डेट ऑफ, और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक। कोई डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये वही है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी धर्म के बेस पे, कास्ट, सेक्स, रेस या सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, कि तुम यहाँ का पैदा हुआ है। अच्छा जैसे बोलते ना, होते बढ़िया देखा उन्होंने, बिहारी बाबू, ठीक है ना, ये यूपी वाला, ये जम्मू वाला, ये कश्मीर वाला, तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिलीजन पे भी नहीं, तो हिंदू तो मुसलमान है, सब एक ही है यार, ठीक है। कास्ट पे तो ऊँची कास्ट तो छोटी कास्ट, ये भी नहीं, ठीक। ये चीज़ है कि इसमें आर्टिकल 15 बोला है कि इसके बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कोई, ठीक, ओके। अच्छा उसके बाद आर्टिकल 16 क्या बोलता है, आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट इशू ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, ठीक। फॉर दिस द गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद द अनटचेबिलिटी एक्ट 1955, okay, and that was renamed as Civil Rights Act, ब्रैकेट प्रोटेक्शन है, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1976, okay? तो ये एक्ट बेसिकली डील करता है कि कोई अनटच किसी के खिलाफ छुआछूत जो बोलते हैं कि हाँ अभी ये तो छोटी ज़्यादा ये ऐसे वैसे, उसके लिए एक स्पेशली, ठीक है,
एक आर्टिकल है अनटचेबिलिटी का, ठीक है, जिसमें इसमें सज़ा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक। तो अगर कोई आपको जैसे कि हाँ भी कोई किसको लगता है कि हाँ भी मेरे को बेस्ड ऑन माई ठीक काश अनटचेबिलिटी कर रहा है कोई, मतलब हाँ मेरे पास ही नहीं आ रहा कोई, तो आप उस चीज़ के लिए भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 17। देखो आर्टिकल 17 नहीं, आर्टिकल सॉरी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये आर्टिकल, वेरी सॉरी, ये आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 16 बताता हूँ, सॉरी, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 16 है कि अगर कोई भी आपको जॉब लेनी है, ठीक, तो ये नहीं है कि हाँ भाई आप किसी अलग रेस हैं, आप किसी अलग सेक्स, कोई मेल फीमेल का, ठीक है, जैसे पहले होते इसमें एक्सेप्शन थी, जैसे आर्मी उर्मी का, ठीक है, किसी अलग कास्ट का, ठीक है, या किसी अलग रिलीजन का, कि भाई जैसे आर्मी की बात करें तो फौज में सिर्फ हिंदू जाएंगे या मुसलमान नहीं जाएंगे या सिख नहीं जाएंगे या सिख ही जाएंगे या मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब रिलीजन के बेस पे जहाँ रेस के आपने एग्ज़ाम भरे हैं, आपको भी लगा वहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया सिर्फ लिखा होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल का भी होता है, वो भी इनकी एक ट्रीटी है, ठीक। तो यही है बस, सिटीजनशिप होनी चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई हिंदूज़ के नॉट फिल दिस फॉर्म और पंजाबीज़ के नॉट फिल दिस, सिख्स के नॉट फिल दिस फॉर्म और मुस्लिम्स के नॉट फिल दिस फॉर्म, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो आर्टिकल 16 यार इतना इंपॉर्टेंट है, मैं भूल कैसे गया, टॉक्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट, ठीक। तो एम्प्लॉयमेंट में किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, दैट इज़ आर्टिकल 16। देखो मैं आपको इसलिए ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि बस इतने इनमें से ही पूछेंगे आपको, ठीक है, आपको ज़्यादा इधर उधर जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट व्हाट, तो यू हैव टू से आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, आपके एग्जाम नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 15 क्या है, हाँ भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 16 क्या है, हाँ भाई एम्प्लॉयमेंट कहीं भी ले सकते हैं, इस पर कोई इसकी किसी बेसिस पे रोक टोक नहीं है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 18 क्या है, तो आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, टाइटल, दिस वाज कि टाइटल्स को अबॉलिशन, और मतलब टाइटल्स जैसे आप देखो आजकल नोबेल पीस ये मतलब भारत रत्न मिलते हैं, तो आप ये नहीं बोलते कि मिस्टर भारत रत्ना, जैसे देखो पहले क्या होता था, जैसे ही मैं एग्जांपल देता हूँ, आर्मी की एग्जांपल देता हूँ, तो आर्मी क्या होता है, लेफ्टिनेंट, ठीक है, पंकज, ठीक, कैप्टन, ठीक है, ये तो आर्मी में तो वो चलेगा, लेकिन आम आदमी में जैसे किसी को कोई अवार्ड मिल गया तो वो अपने नाम के पहले कोई लगा था, तो दैट वाज नॉट अ सेंस ऑफ यूनिटी कि हाँ भाई ये थोड़ा मतलब, क्योंकि दिस आर्टिकल 14 फ्रॉम 18 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, सो दे डोंट फील इक्वल, ठीक है, वो अपने वो इन्फीरियर समझते हैं, मतलब सुपीरियर समझते हैं कि हाँ भाई हमारे पास तो ये टाइटल है। पहले क्या होता है, अंग्रेज़ देते थे ऐसे, तो वो अपने नाम के साथ, जैसे लॉर्ड, ठीक है, आपने सुना लॉर्ड कैनिंग ये वो, ठीक है, वॉइस राय, ठीक है, क्या बोलते गवर्नर जनरल, ये नाम क्या लगाते थे, ये इनकी ब्रिटिशर की सोच थी कि उससे इन्फीरियर होता था कि हाँ अच्छा लॉर्ड लगा इसका मतलब बड़ा पर्सनैलिटी है। आपको भी पता है कि लॉर्ड वॉइस राय मतलब लॉर्ड कैनिंग हो गया, ठीक है, वॉइस राय, तो ये बड़े बड़े लोग थे, ठीक है। तो इसलिए जैसे अवार्ड्स भी मिलते हैं तो आप अपने नाम के सामने ये एज अ प्रीफिक्स या सुफिक्स नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो अबॉलिशन और टाइटल्स को सारा अबॉलिश कर दिया है कि हाँ भाई ये ऐसे नहीं लगा सकते कि भारत रत्न अवार्ड ऐसे नहीं लगा सकते, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि हाँ जब तुम्हारी कहीं इंट्रोडक्शन हो रही है तो पंकज प्रताप भारत रत्न अवार्ड ही ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन नाम के पहले ऐसे नहीं कि हाँ भाई आपका नाम इसी ये मतलब इसका प्रीफिक्स या सुफिक्स बना सकते हो आप नाम में, वो आपके कहीं डॉक्यूमेंट्स में ये वो सब जगह ऐसे ही चलेगा, पंकज प्रताप ही चलेगा, जो भी तुम्हारा नाम है, ठीक है। समझ लगा कि नहीं लगा, ठीक। अच्छा अब इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट में, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं चाहता ज़्यादा वीडियो लंबी हो, आप बोर हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आर्टिकल 19 से स्टार्ट करेंगे। उसमें जो हमारे 6 आर्टिकल 19 के सब पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली कर लेना पीसफुली, कहीं भी इकट्ठे होना, ठीक है, विदाउट आर्म्स, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं हो गन लेके ही इकट्ठे हो जाओ, ठीक है, विदाउट आर्म्स पीसफुली असेंबल कर सकते हो, फिर उसमें एसोसिएशन यूनियन बना सकते हो, ठीक है, कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, ठीक, और कोई भी प्रोफेशन ले सकते हो, ये सब उसी के अंडर है, ठीक। तो कल हम उसकी बात करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप बताना, एंड आई होप यू लाइक इट, ठीक है। इफ़ यू लाइक द कंटेंट डू कमेंट, इफ़ यू डोंट लाइक द कमेंट देन ऑल्सो डू कमेंट कि व्हाट आर द चेंजेस दैट यू वांट मी इन माई कंटेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।